News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। शेख हसीना के भारत आने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के चीफ इंटीरियम मोहम्मद यूनुस से बैंकॉक में मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिम्स्टेक समिट के दौरान बैंकॉक में बांग्लादेश के इंटीरियम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। ये मुलाकात शेख हसीना के भारत आने के बाद दोनों देश के बीच पहली बार हुई है। दोनों देशों के बीच हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमला और शेख हसीना के शरण देने के मुद्दों पर तनाव बना हुआ था। बांग्लादेश से हसीना की वापस एक्सट्रेडिशन की मांग की, पर भारत की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया। बिम्स्टेक समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनुस एक ही टेबल पर बैठे दिखे, जो दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की संभावना दिखाता है। साउथ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने इम्पीच प्रेसिडेंट यून सुक यूल को पद से हटाया। 60 दिन में होंगे नए इलेक्शंस। साउथ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट यून सुक यूल को ऑफिशियली रिमूव कर दिया है। इम्पीचमेंट और दिसंबर का मैरिटल लॉ के बाद कोर्ट ने उनके एक्शंस को ग्रेव बिट्रेयल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट कहा। यून पर इंसरेक्शन केस भी चल रहा है, जो उम्र कैद तक ले जा सकता है। 60 दिन के अंदर नए इलेक्शंस होंगे, जिसमें अपोजिशन लीडर ली जैन मायूंग स्ट्रॉन्ग टेंडर है। इजराइल गाजा टेंशन बढ़ी। इजरायली एयर स्ट्राइक में 50 से ज्यादा फिलिस्तीन मारे गए। गाजा स्ट्रिप के देर अल बलाह एरिया में इजरायली एयर स्ट्राइक में 50 से ज्यादा फिलिस्तीन लोग मारे गए। इजराइल ने कहा कि वो हमास के खिलाफ अपनी मिलिट्री कैंपेन और तेज करेगा जब तक बंदी बनाए गए लोग वापस नहीं आते। स्ट्राइक के बाद गाजा में गंभीर कमी देखने को मिल रही है। यूनिवर्सिटी विरोध प्रदर्शन के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका के 46,000 हेक्टेयर जंगल पर इलीगल कब्जे पर रोक लगाई। भाइयों और बहनों, जब हम न्यूज़ चैनल देखते हैं तो सिर्फ कुणाल कमरा के ट्वीट्स, लैंग्वेज डिस्प्यूट्स और पॉलिटिकल झगड़े सुनने को मिलते हैं, लेकिन असली क्राइसिस हमारे फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन पर कोई बात नहीं करता। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका में 46,308 हेक्टेयर जंगल पर इलीगल कब्जा हो चुका है, जिसमें 33,000 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट भी शामिल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 43% वैकेंसीज हैं और हाफ से ज्यादा फॉरेस्ट गार्ड्स की सीट खाली है। कमिटीज भी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, जिस वजह से केसेस सुलझने में साल लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब ट्री कटिंग पर रोक लगा दी है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। मीडिया और आम लोगों को जागना पड़ेगा। जंगल नहीं रहेंगे तो ना पानी, ना ऑक्सीजन, ना धरती बचेगी। क्या हम सिर्फ टीआरपी वाली न्यूज देखते रहेंगे या सच में अपनी धरती को बचाने के लिए आवाज उठाएंगे? वक्फ बिल राज्यसभा में पास हो गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा कि अब वो वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में करेंगे चैलेंज। राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के तुरंत बाद कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। कांग्रेस ने कहा कि ये बिल संविधान पर एक हमला है और मोदी सरकार का एक और कदम जो संवैधानिक मूल्य के खिलाफ है। जयराम रमेश, जो पार्टी के संचार प्रभारी हैं, उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, हम इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हम मोदी सरकार के हर आक्रमण का विरोध जारी रखेंगे जो भारत के संविधान के सिद्धांतों, प्राविधानों और व्यवहारों को तोड़ने की कोशिश करेगा। कांग्रेस पार्टी पहले से ही बिल के विरोध में थी, जब से अगस्त 2024 में पहली बार इसे संसद में पेश किया गया था। अब पार्टी का कहना है कि यहां से लीगल लड़ाई शुरू होगी और सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को रोकने के लिए कांग्रेस पूरी तैयारी करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे लगाया 26% तक टैरिफ, जिसके बाद में इंडिया के इनकॉर्पोरेट को मिला बड़ा झटका। टीसीएस, इन्फोसिस, सन फार्मा, टाटा मोटर्स है अब संकट में। अमेरिका ने इंडिया से इंपोर्ट होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर 27% से घटाकर 26% तक कर दिया है। ये नए रेट 9 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ हाइक का असर इंडियन कंपनीज पर पड़ेगा। आईटी जायंट्स जैसे टीसीएस और इन्फोसिस, ऑटोमोबाइल फर्म टाटा मोटर्स और फार्मा कंपनी सन फार्मा और सिप्ला पर इसका सीधा इम्पैक्ट हो सकता है। जानते हैं इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। स्टॉक मार्केट गिरा। आईटी, फार्मा, स्टील और ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स 2 दिनों से लगातार गिर रहे हैं। जॉब लॉस का डर। एक्सपोर्ट ड्राइवन इंडस्ट्रीज में नौकरियों पर असर पड़ सकता है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे। यूएस से आने वाली इनकम में गिरावट हो सकती है।
ट्रेड टेंशन इससे बढ़ेगी। यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशंस और ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं। आने वाले महीनों में इंडियन कंपनीज को नए एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजीज और डाइवर्सिफिकेशन के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। राजस्थान पुलिस की बड़ी करामत, दुबई से पकड़ा गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक बड़े सदस्य आदित्य जैन एलियास टोनी को दुबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आदित्य जैन बिश्नोई रोहित गोदारा गैंग का एक की मेंबर है जो डब्बा कॉल्स के माध्यम से एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था। राजस्थान पुलिस ने इस अरेस्ट को एक बड़ी सफलता बताया है क्योंकि टोनी दुबई में छुपकर अपनी एक्टिविटीज चला रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पे कई बड़े मर्डर और एक्सटॉर्शन केस के आरोप हैं। ये गिरफ्तारी गैंग के नेटवर्क को तोड़ने में मदद करेगी या गैंग नए तरीके ढूंढेगा। राज ठाकरे के मराठी मुद्दे से राजनीति हुई गर्म, वहीं बीजेपी की चुप्पी शोर कर रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने एक बार फिर अपनी मी मराठी मुहिम को तेज से आगे बढ़ाया है। एमएनएस कार्यकर्ता मुंबई और आसपास के शहरों में मराठी ना बोलने वालों पर अटैक कर रहे हैं। जानते हैं क्या है पूरा मामला। मराठी बोलो नहीं तो थप्पड़ खाओ। राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा रैली में ये बात खुलकर कही। हिंसा बढ़ रही है। वॉचमैन और बैंक ऑफिशियल जैसे लोगों पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने अपना निशाना साधा है। बीएमएस पोल्स का प्रेशर है। एमएनएस अपना पॉलिटिकल बेस वापस बनाने की कोशिश में है। बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है अगर एमएनएस दोनों शिवसेना फैक्शंस के वोट्स काट लेती है। आने वाले चुनाव में देखा जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी एमएनएस के लिए फायदेमंद होती है या नहीं। मुंबई में अब होंगे सस्ते क्लिनिक जहां आपको सिर्फ ₹1 में चेकअप होगा और ₹10 में ब्लड टेस्ट। महाड़े में मुंबई के 34 रेसिडेंशियल कॉलोनीज में आपला दवाखाना स्कीम का तहत सस्ते क्लिनिक शुरू करने का फैसला किया है। जानते हैं इस स्कीम से क्या मिलेगा। ₹1 में मेडिकल कंसल्टेशन मिलेगी, ₹10 में ब्लड टेस्ट, डायबिटीज जैसे डायग्नोस्टिक सर्विसेज। कोलाबा, कफपरेड, अंधेरी, बांद्रा, बोरीवली जैसे इलाकों में ये क्लिनिक्स पाए जाएंगे। हाउसिंग मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने निर्देश पर शुरू हुई ये योजना आम लोगों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर देने का लक्ष्य रखती है। आज सुबह 4 बजे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार 87 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। कल सुबह 11 बजे विले पारमिल में होगा उनका अंतिम संस्कार। लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार का निधन आज सुबह 4:03 पे कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में हो गया है। उनका अंतिम संस्कार कल रविवार 11 बजे पवन हंस विले पार्ले में होगा। लिवर सिरहोसिस और हार्ट अटैक की वजह से हो रहा ट्रीटमेंट। फरवरी 21 से हॉस्पिटल में एडमिट थे। पद्मश्री 1992 और दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2015 से उन्हें सम्मानित किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि उनकी फिल्में जैसे उपकार, पुराब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान आज भी रेलेवेंट हैं। उनका देशभक्ति भरा योगदान अमर रहेगा। 44 घंटे से टर्की में फंसे 250 भारतीय आज मुंबई लौटने की उम्मीद। लंदन मुंबई वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग के बाद 44 घंटे से टर्की में अटकी हुई थी। टेक्निकल इश्यूज के बाद अब आज रात 8:30 पर मुंबई पहुंचने की संभावना है। यात्रियों को होटल दिया गया था पर सुविधाएं पूरी होने की शिकायत थी। इंडियन एम्बेसी मॉनिटरिंग एयरलाइन ने जल्दी सोल्यूशन का वादा किया है। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़त आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.